नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। लगातार हम इस बात को उठाते रहे हैं कि देश के बुजुर्गों का हाल कितना खराब है और ख़ासकर वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, अपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ को 30-30, 35-35 साल दिया और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। 10 साल से लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार ईपीएफओ हमारी पेंशन बढ़ा दो। सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, सरकार कहती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन उनका जो पैसा कटा 30-35 साल, उससे इतना बजट तो इतना लाखों करोड़ों का फंड बना, ईपीएफओ क्यों नहीं दे रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अपना आंकड़े पब्लिश नहीं कर रहे हैं कितना पैसा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। 80 लाख के करीब बुजुर्ग हैं और वो परेशान है। कुछ लोगों तो ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या कुछ लोग बच्चे अलग हो गए या कुछ अपने सेटल हो गए, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। आज उनके खाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। लाखों, 1 करोड़ के लगभग संख्या आप समझ लीजिए, 1 करोड़ का, और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पेंशन कितनी मिल रही है? 250, 300, 500, 52 लाख लोगों की पेंशन तो लगभग 1500 के से नीचे है। मतलब इतना बुरा हालात है। और देश के अंदर आप देख ही रहे हो कि जो नॉर्मल पेंशन है, वृद्धा पेंशन, दिल्ली में 2500 है, हरियाणा में भी 2500-3 हज़ार है। तो मतलब जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया वो 2500-3 हज़ार उनको दे रही है सरकार और इनको नहीं दे रही है। मैं एक और बता दूं, मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, AP सिंह जी, नाम सुना होगा आपने। करोड़ों लोग देश के पहचानते हैं इनको, बड़े बड़े चैनलों पे इन्होंने अपनी बात रखी। आज हम इनकी शरण में आए हैं, आज हम इनके पास आए हैं और हम ये इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या हो। सरकार सुन नहीं रही। बुजुर्ग है ये कि भाई कहीं जा नहीं सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं कर सकते, कोई रेल नहीं रोक सकते, कहीं आगजनी नहीं कर सकते युवाओं के साथ। कोई पार्टी भी इनकी बात नहीं उठा रही, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई पार्टी नहीं उठा रही। क्या लग रहा है? नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं मनोज जी। आपने इस गंभीर और बहुत ही हृदय विदारक इस चीज को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, विषय को उठाया। ये देश रहा है जहां श्रवण कुमार जैसी धरती, श्रवण कुमार का बेटा, श्रवण कुमार जैसा बेटा होता था, अपने माता पिता को उस पर बैठाल के, डलिया में बैठाल के तीर्थ यात्रा कराने वाला देश। आज बुजुर्ग उनके अपनी दवाओं के लिए तरस रहे हैं। टेल्मा 80 AM, जो ब्लड प्रेशर हर बुजुर्ग को बीमारी हो रही है, दवाएं, उसकी 400 से 500 रुपए की वो टैबलेट है। वो पत्ता आता है पूरा 15 दिन का, तो 15 दिन तो 1000 की तो वही हो गई। फिर डायबिटीज की दवाएं, फिर उनको न्यूट्रियस डाइट चाहिए, फिर उनको कपड़े चाहिए, फिर उनको आने जाने के लिए चाहिए, फिर उन्हें मोबाइल फोन का रिचार्ज चाहिए, फिर उन्हें ये चाहिए। बेसिक चीजें भी पूरी नहीं हो पा रही। उन लोगों को आप नहीं दे पा रहे हैं जिनके नाम से, जिनके द्वारा आपने काम लिया, देश का काम किया, राष्ट्र हित का काम किया, नौकरियां की और उनका पैसा कट के रखा गया। उसके इंटरेस्ट के बदले भी आप उन्हें नहीं दे पा रहे, आप उन्हें जीने के लिए नहीं दे पा रहे हैं। कितने लोग वृद्धाश्रमों में हैं, कितने शादियों के बाद। ये बीमारी किसी एक धर्म में नहीं है, हर धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब धर्मों में ये बीमारी फैली हुई है। बेटियां होती हमारी, वो बहू बन के जब आती हैं तो कहती वृद्धों को बाहर करो, उनके लिए कोई पैसा नहीं देना, उनके लिए कुछ खर्च नहीं करना। वृद्ध हमारे माता पिता। एक तरफ तो हमें इतिहास में दशहरा के दिन उस राम की कहानी बताई जाती है जो अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष वनवास चला गया और आज माता पिता को वनवास किया जा रहा है। कहां प्रभु राम भगवान अपने माता पिता के कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए और आज पत्नी के कहने पर बेटा अपने माता पिता को वनवास भेज देता है, वृद्धाश्रम में धकेल देता है और उनका जीवन खराब हो जाता है। तो इस तरह की समस्या केंद्र सरकार को भी, मोदी जी भी उम्र दराज हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा तभी पूरा होगा जब हमारे वृद्धों को कम से कम 7,000, 7,500 रुपए पेंशन मासिक मिलेगी और उनके पैसों में से मिलेगी जो उन्होंने कमा रखा है, जो छोड़ रखा है। आज उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, आज उनको जीवन जीने
का जो बुजुर्ग हैं, दो हैं वृद्ध वृद्धा दोनों होते हैं, माता पिता दो हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। वो बेटी को 11 रुपए नहीं दे पा रहे, उनके पास ऐसा नहीं है, वो मसोस के रह जाते हैं। उनके पोते आते हैं, नाती आती है, क्या दूं है ही नहीं मेरे पास। फटी साड़ी छुपाती हैं, जब कोई मेहमान आ जाता है तो वृद्ध महिलाएं अपनी फटी साड़ी को छुपा लेती हैं, चाय के कप पड़ोस से मांग के लाती हैं, तब चाय पिलाने की व्यवस्था कर पाती हैं। चादरा छुपा देती हैं फटा हुआ जो टूटे बेड पे पड़ा होता है। तो उनकी आर्थिक स्थिति को देखने के लिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। विदेशों में ये राशि बहुत अधिक है, वहां अच्छा सामाजिक सोशल सिक्योरिटी है, वहां सामाजिक जीवन है, यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और इस सोशल सिक्योरिटी के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। आपने इस लड़ाई की शुरुआत किया है देश के वृद्धों के लिए और उन अच्छे युवाओं के लिए भी है जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रवण कुमार के वंश खत्म हो गया, श्रवण कुमार भी हमारे देश में है, माता पिता का आदर करने वाले भी है, लेकिन ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम रख रहे हैं। फिर उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? वो लचर हो जाते, ना उनकी दवाएं, ना उनके कपड़े, ना उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, टूटे जूते छिपाए घूम रहे हैं, पानी भर जाता है नीचे जूतों में, जूते चटके हुए टूटे हुए। तो ऐसी समस्याएं वृद्धों के साथ देखते हैं। सरकार को काम करना चाहिए। मैं तो राज्य सरकारों से भी कहूंगा, तेलंगाना सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। अभी अभी तेलंगाना सरकार ने अपना एक बिल लाए हैं, अपना सरकारी सरकार में बिल लाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा अगर किसी भी वृद्ध माता पिता की, किसी भी माता पिता की शिकायत उसके लड़के के खिलाफ आ जाएगी तो उसकी सैलरी में से तुरंत आधी सैलरी काट के हम उसके माता पिता को देंगे। सैलरी में से अधिक तनख्वाह काटो और माता पिता। अरे जो बच्चा अपने माता पिता को खुश नहीं कर पाया, जो अपने पेट में 9 महीने रखने वाली मां को नहीं खुश कर पाया, कितना जीवन है। आज जीवन 100 साल का तो नहीं है, आज लोग 90 तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज तो लोग समाप्त हो रहे हैं जल्दी जल्दी, रेशियो घटता जा रहा है। लेकिन जो बच गए, जो बच जाते, कुछ ही रह जाते हैं। ज्यादातर लोग 60, 65, 70 से चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ रह जाते हैं उन्हें रोज मरने के लिए मत छोड़िए, उन्हें जिंदा रहने दीजिए। जिंदा रहने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार हमारा संविधान देता है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारा कानूनी अधिकार है। इस अधिकार को संविधान हमारा तभी सुरक्षित है। आप संविधान को विपक्ष लेके घूमता है। चुनाव में आज बिहार में संविधान घुमाया जा रहा है, जहां चुनाव होता है वहां संविधान लेके घूमा जाता है। अरे संविधान की बात इसकी कौन कर रहा है? बुजुर्गों, कौन वृद्धों की बात कर रहा है? कौन बुजुर्गों की बात? किस राजनीतिक, मुझे कहते हुए शर्म नहीं है, किस राजनीतिक एजेंडे में वृद्धों के सम्मान की बात है? किस राजनीतिक पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे बिहार में लागू होंगे? किसके लिए है? उस पर वृद्धों के लिए किसने एजेंडे में दिया? किसने किया? उन महिलाओं के लिए, महिला जवान महिला के लिए तो सारे अधिकार हैं, उस वृद्ध महिला के लिए अधिकार कोई नहीं है, वो लावारिश हो जाती है, वो बिल्कुल भटकती है। हम लगातार ये बात कर ही रहे हैं कि वृद्धों की हम बात कर रहे हैं। अभी बिहार में जैसे चुनाव है तो वृद्धों ने कहा कि भाई हम तो नोटा पे जाएंगे, क्योंकि हमें कोई पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आरजेडी, कोई हमारी बात नहीं कर रही। एक और बात आ रही है, सिर्फ 80-82 लाख लोगों की बात नहीं है, ये 7 करोड़ लोग EPF में इनरोल हैं, जिनका पैसा लगातार कट रहा है। आने वाले समय में वो भी वृद्ध होंगे, उनके साथ भी ये घटना दोहराई जाने वाली है। यानी उनका फ्यूचर, अभी वर्तमान खराब हो रहा है बुजुर्गों का, लेकिन जो 7 करोड़ देश के लोग हैं उनका फ्यूचर खराब हो रहा है इस EPS 95 योजना के जरिए। इस EPS 95 की योजना ऐसी है कि इसका मुंह तो सुरसा की तरह है, सब कुछ निगल रहा है, ये पैसा लगातार कट रहा है, दनादन पैसा कट रहा है। जो 12% होता है एम्प्लॉयर का, उसमें से 8.33% ये योजना में चला जाता है, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या कहेंगे उन 7 करोड़ जवानों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, जो 20 से ज़्यादा अगर किसी संस्था में एम्प्लॉय होते हैं तो EPF में रजिस्टर्ड कराना होता है। तो और ऐसी सब संस्थाएं हैं, हाँ, लगभग 7 करोड़ के करीब है। मौत घर, मर गया उसको नहीं रो रहे, मौत घर देख चुकी है। हाँ। यही उनके साथ होने वाला है, उन 7 करोड़ परिवारों में भी होने वाला है। इसीलिए EPFO को भी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन उसकी कंप्लायंस होना चाहिए। बजट है, उनसे पूछो कितना बजट है, नहीं बताएंगे, डिटेल नहीं देंगे, आंकड़े नहीं देंगे। धन भरा पड़ा है, लेकिन उस धन का प्रयोग क्या होगा? अगर उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनके लिए उपयोगी नहीं होगा, उनके काम नहीं आएगा, तो उसका क्या पर्पस रह जाएगा? नहीं रहेगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई सरकार की तरफ धरने प्रदर्शन हुए, रामलीला मैदान में धरना हुआ, यहाँ जंतर मंतर पे धरने हुए, पूरे देश में धरने होते हैं, EPFO के खिलाफ धरने होते हैं। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सरकार से लॉलीपॉप मिल जाता है, मिनिस्टर से मिल जाते हैं और फिर वो आगे धरने की डेट बढ़ा देते हैं। तो
एक तो इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, दूसरा क्या कोर्ट का क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं और देश के बड़े बड़े केसेस आपने हैंडल किए हैं। मैं ऐसा नाम सुना है आपका कि इतना बड़ा, मतलब जो चुनिंदा वकील हैं देश के उनमें से आप एक हैं। तो क्या करें ये वृद्ध लोग, अपनी संगठन बनाए, क्या करें, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए हक ले? देखिए, मैं तो कहता हूं, इनको एक राय देता हूं, इन्हें कहीं धरना देने की जरूरत नहीं है सड़कों पे, रामलीला मैदान और जंतर मंतर। इन्हें अपने क्षेत्र के संसदीय जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके घर जाएं, गिराव कर लो उनका नहीं, घेराव नहीं करें, उनके घर हाथ जोड़ के बैठ जाएं, क्योंकि कोई एमपी नहीं चाहेगा कि बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर के आगे हाथ जोड़े बैठे हैं। शांति से मुंह पे पट्टी बांध ले, सफेद झंडा ले लें और आराम से बैठ जाएं कि एमपी साहब सदन चलेगा, आप सदन में जाएंगे, हमने आपको वोट दिया है, हमने मतदान किया है, मैंने ना पार्टी देखी, मैंने ना पॉलिटिक्स देखा, आपको वोट दिया, आपको जिताया। और जो सांसद जिस संसदीय सीट का जीतता है वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता, वो उस क्षेत्र की जनता का होता है, आम जनता का होता है, सबका होता है। तो सबके लिए जाएं और सब पार्टियों के सांसद जब संसद में सदन सत्र चलता है तो सारे प्रश्नकाल में उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार मानेगी। वकील साहब, ये काम हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि 18 सांसद लगभग हर सत्र में 15-20 बार तो पूछ ही लिया जाता है प्रश्न। सांसद आते हैं, प्रोटेस्ट में भी आते हैं। 20 सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पे भी धरना दे दिया EPS 95 के लिए कि हम खिलाफ करते हैं सारी पार्टी को, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। मतलब वो दिखावा करते हैं कि हम साथ में हैं, सांसद बराबर आ रहे हैं, आप बुलाएंगे कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, सदन में भी उठा रहे हैं, बार-बार आवाज़ उठ रही है, सत्ता पक्ष के विपक्ष के सब उठा रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा 20 सांसद, 25 सांसद, अभी इस वाले सत्र में भी वो सांसद 250 भी तो हो सकते हैं। हाँ। वो सांसद 400 भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो विरोध करें। सरकार नहीं, ये सरकार गिरने का विषय नहीं है। हाँ। ये केवल वृद्धों को सम्मानजनक जिंदगी जिंदा रहने के लिए पैसे देने की बात है। केवल जो उन्होंने देश के लिए काम किया अपने विभिन्न क्षेत्रों में, उद्यमी क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्रों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, हर जगह उन्होंने देश को बनाया। आज अगर मॉल दिख रहे हैं, अगर आज देश चमकता दिख रहा है, आज सड़कें दिख रही हैं, आज डेवलपमेंट दिख रहा है, आज विकास दिख रहा है, तो उसमें हमारे उन बुजुर्गों का साथ है, उन्होंने साथ किया है। उन कामदारों, मेहनतकश, वो गीत था, मेहनतकश मजदूरों से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो एक बाग की बात नहीं है, एक खेत की बात नहीं है, इस सारी दुनिया की बात है, उनके अधिकारों की बात है। और अगर उनके अधिकारों की लड़ाई में कमी हुई, अगर आपको लगता है, इस बार देखेंगे सदन में, अगर संसद और सड़क फेल होंगी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है। सुप्रीम कोर्ट में हम उसको याचिका के लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उसके माध्यम से फंडामेंटल राइट का अधिकार है और जिंदा रहने का अधिकार है। तो क्या 1000 रुपए की, मैं आपसे पूछ रहा, आप सोच के देखिए, 1000 रुपए में क्या जिंदा रह सकता है? सरकारें जो कह रहे खाना पूर्ति कर रही हैं कि 1000 मिनिमम पेंशन कर दी। क्या अब बुजुर्गों को दूध भी जरूरत है, अपने लीवर और किडनी सही करने के लिए दही भी जरूरत है, नींबू भी जरूरत है, चार्ट डॉक्टर बना देते हैं डायबिटीज वाले का कि ये लो, दाल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, सब चीजें चाहिए हैं। तो फिर या तो चार्ट पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को देखना पड़ेगा कि बुजुर्गों को संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है, वो भूखे हैं। फिर उनके लिए संस्था, विदेशों में फिर अगर आंकड़े छपने लगेंगे, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल और सिंगापुर टाइम्स और फिर ये BBC छापेगी, फिर तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी देश की। इसलिए अभी अपनी संभाल लो, विश्वगुरु बनने से पहले अपने उन गुरुजनों को बचा लो, जिंदा रख लो, उन्हें खाने पीने का पर्याप्त साधन दे दो। वो भूखे मरेंगे, सबको जिसने जन्म लिया वो जाएगा, लेकिन कम से कम भूखे मृत्यु ना हो, खा पी के मृत्यु हो, इतना तो होना चाहिए। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह जी, और लगातार इन्होंने जितनी साफ गोई से, सच्चाई से बात रखी। इन्होंने हर पार्टी से कहा, बिगर कोई लाग लपेट के सीधा सीधा कहा कि अगर बुजुर्गों को पहली रोटी अगर गाय की निकालते हैं तो पहले थाली बुजुर्गों को देते हैं अपने घर में। तो सबसे पहला अधिकार, लोग युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सबसे पहला अधिकार देश की, अगर किसी देश की संसाधनों पर है तो बुजुर्गों का है। और बुजुर्ग क्योंकि हमारे सबसे बड़े हैं और उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें बड़ा किया, हमें पाला पोसा, हमारे देश को मैं तो कहूँगा पाला पोसा वो हमारे अभिभावक हैं। तो उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी, उनकी भी जीवन यापन की जिम्मेवारी व्यक्तिगत भी बनती है और सरकार की भी बनती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।